डी फार्मा के प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें? तो आज हम बात करेंगे कि आप गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज डी फार्मा कोर्स के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर आपको फार्मेसी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि चौहान। लेट गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ डी फार्मा, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, रैंक, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, required documents, benefits of studying D Pharma and what are the career opportunity। तो स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा क्या होता है? तो डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, सोशल फार्मेसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोनॉसी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये कोर्स आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाने में मदद करता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आप 2 तरीके से ले सकते हो। पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन या फिर मेरिट बेस पे। जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो बहुत कम कॉलेजेस में होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, सब कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका UBTER JEEP के नाम से ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें UBTER क्या है, ये आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, और JEEP क्या है, ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का नेम है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस पॉलिटेक्निक, इस नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे ही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में CAP कैप के नाम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश की बात करें, UP की बात करें तो उसमें JEECUP के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन काउंसिल ऑफ UP। ऐसे ही हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिसमें आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक, तो देखो अब फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस मैं आपको कॉलेजेस के हिसाब से बताऊंगी। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर जो उत्तराखंड में है, उसकी ट्यूशन फ़ीस है 16,000 फॉर 2 ईयर्स। 2 साल की कितनी है? 16,000 है। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो उसकी हॉस्टल फ़ीस है 1,400 रुपीज़। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर, जिसकी ट्यूशन फ़ीस है 13,000 पर ईयर। तो देखो ये 2 एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको फ़ीस बताई। देखो कॉलेज में फ्लक्चुएशन चलती रहती है, हर साल फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो डिपेंड करती है कि कॉलेज का कैंपस कैसा है। अगर उसमें, जैसे हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर की बात करें तो उसमें आपके म्यूज़ियम्स हैं, लिफ्ट लगी हुई है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक, और कुछ कॉलेज जो होते हैं वो सिंपल कॉलेज होते हैं, उनमें कोई फैसिलिटी नहीं होती, जैसे स्मार्ट बोर्ड नहीं होता, सिंपल वाइट बोर्ड होता है, लिफ्ट वगैरह नहीं लगी हुई होती, म्यूज़ियम वगैरह नहीं होते। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हैं काउंसलिंग में। तो जितना अच्छा कॉलेज होगा, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, उसी हिसाब से आपकी फ़ीस भी डिपेंड करेगी। तो देखो जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, ठीक, अब उसके बाद आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग में 2 राउंड आते हैं, 1 राउंड और 2nd राउंड। उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑफलाइन काउंसलिंग करा सकते हो, मतलब कॉलेज में जाकर खुद से वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। तो वो राउंड 3 होता है। तो ये जो राउंड 3 होता है ये कुछ कॉलेजेस में होता है और कुछ कॉलेजेस में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि कुछ कॉलेज में नहीं होता और कुछ कॉलेज में होता है? तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो सीट अलॉट तो करते हैं, मतलब अपना सीट अलॉट तो करते हैं उस कॉलेज में, बट वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते। तो कुछ जो सीट्स होती हैं वो बच जाती हैं, मतलब एम्प्टी सीट रह जाती। इस वजह से जो कॉलेज होता है फिर वो ऑफलाइन काउंसलिंग कराता है, जो जिसकी अच्छी रैंक आएगी वो वहाँ पे सीट मिल जाती है उस।
रैंक की बात करते हैं, देखो रैंक कितनी आनी चाहिए। देखो हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया जीप नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो उसमें आपकी रैंक 1500 से नीचे आनी चाहिए, मतलब 1400, 1300, 1200 इससे नीचे आनी चाहिए, तभी आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है। और इस बात का ध्यान रखना कि जो आप काउंसलिंग करा रहे हो वो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट इंसान से करवाना जिसने पहले काउंसलिंग कर रखी हो। नहीं तो मैंने बहुत बच्चे देखे, उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है फिर भी वो कॉलेज नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो काउंसलिंग ही अच्छे से नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी काउंसलिंग करवा रहा है या जिससे भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो वो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट इंसान से करवाना, नहीं तो आपके अच्छी खासी रैंक आने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि जिन बच्चों की रैंक ज़्यादा है वो कॉलेज में बैठे होंगे और जिन बच्चों की रैंक कम है वो बाहर ऐसे ही घूम रहे होंगे। तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो क्लास 12th में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। बायो नहीं है तो मैथ्स भी हो सकती है, ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स वाला बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे सकता है, फार्मेसी कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज से। अब 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स होनी चाहिए, उसमें आपकी कम से कम 45% आनी। और जो बच्चे SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं उन्हें, उनके लिए थोड़ा ही परसेंटेज कम हो जाती है, उनके लिए 40% भी ठीक है। वो 40% जिसके फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो में आए हैं वो बच्चा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरी आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी एज 17 साल से ऊपर होनी चाहिए। जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में उस टाइम पे आपकी जो एज है वो 17 साल से ऊपर होनी चाहिए उस वक्त, ठीक। देखो ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, एलिजिबिलिटी बताई है, ज़रूरी नहीं है हर कॉलेज में सेम हो। सब कॉलेज का अपना अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग एक क्राइटेरिया होती है, तो उस बेसिस पे भी ये फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगी जब आप एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में। तो सबसे पहले आपको पास 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। सेकंड, ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपके पास आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 पे आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपकी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए या फिर 1 या 2 अपने पेरेंट्स की भी फ़ोटोग्राफ्स ले जाना, ठीक। नंबर 4 पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपकी कितनी आय है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप कहाँ की निवासी, आप कहाँ पे रहते हैं उसका। बेनिफिट्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको डी फार्मा करने के बाद। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, कहीं कहीं स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट में, हर स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है कि जो आपका डी फार्मा होता है उसके मेरिट के बेसिस पे, जो डिप्लोमा लेवल का आपकी मार्कशीट आती है उसके मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। तो ऐसा जो होता है वो कुछ कुछ स्टेट में होता है, तो इसलिए आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें तो आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो डिप्लोमा के बेसिस पे। रिटेल फार्मेसी खोल सकते हो, दुकान होती है ना दवाई की, वो खोल सकते हो। फार्मास्यूटिकल सेल्स, मतलब आप कहीं पे अपने कुछ भी आप अपनी दवाई बनाते हो तो अलग अलग शॉप्स पे जाके आप अपनी दवाई को सेल कर सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत फेमस है और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। बहुत प्रिपरेशंस करते हैं बच्चे, पर आप अगर शुरू से, स्टार्टिंग से अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि हाँ मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो यू विल डेफिनेटली गॉट योर जॉब। और डी फार्मा करने के बाद अपनी आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो, बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। पहले आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसके बाद आप क्या करोगे, बैचलर्स कर सकते हो। बैचलर्स इन फार्मेसी मतलब बी फार्मा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स इन फार्मेसी मतलब एम फॉर्म आप कर सकते हो। मगर एम फॉर्म करने से पहले आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है जिसका नाम होता है GPAT। उसकी बहुत सारी कोचिंग्स होती है, प्रिपरेशन होती है, वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हो। एम फार्मा करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में कॉलेजेस में आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हो।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।